दिन नई खबर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर, खबर जिसका हम पर, आप पर और देश की सियासत पर होगा असर। और इस बड़ी खबर के हर पहलू पर बजेगा नगाड़ा, क्योंकि यह है आपका यानी जनता का अखाड़ा। नमस्कार, नंदीग्राम से मैं आनंद नरसिम्हन। बंगाल में चुनाव का तीव्र प्रचार है, रैलियों का अंबार है। बीजेपी ने ठान लिया अब तो आर है या पार है। जी हां, चुनाव के प्रचार में अब पहले चरण के लिए तो बंद हो गया, दूसरे चरण के लिए भी जल्द ही बंद हो जाएगा। अब मैं जहां खड़ा हूं वहां पर आज योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं। बीजेपी ने अपना पूरा दमखम लगा दिया है, क्योंकि अब तो आर या पार है। जीतना है तो पूरी मेजॉरिटी, फुल बहुमत से जीतना है और बंगाल के लोगों को अपनी तरफ खींचना है। इसलिए आज अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रैली पर रैली करने वाले हैं। अगर आप अमित शाह की बात करें तो अमित शाह जो हैं आज यूपी या कई चुनावी रण में उतर चुके हैं। ताबड़तोड़ रैलियां पुरुलिया, तमलुक और बांकुड़ा में करेंगे। राजनाथ सिंह जो हैं वो दक्षिण 24 परगना, हुगली, बांकुड़ा में मोर्चा संभालेंगे। योगी आदित्यनाथ पश्चिम मेदिनीपुर, दक्षिण 24 परगना और फिर जहां पर होगा बंगाल का सबसे बड़ा संग्राम नंदीग्राम, वहां पहुंचेंगे करीब 3:30 बजे। जी हां, और मैं जहां खड़ा हूं यहीं तेकाली बाजार के इस छोटे से खेत में बहुत बड़ी रैली होगी। पीछे आप मेरे देख रहे हैं मंच पर तैयारियां चल रही हैं। यूपी से स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप आया है। यहां पर थ्रेट परसेप्शन ज़्यादा है तो वहां सिक्योरिटी की जांच हो रही है। यहां पर शुवेंदु दा के बहुत सारे चाहने वाले हैं, उनके लॉयलिस्ट हैं, वो अब मंच पर हैं, जो कि यहाँ पर पूरा कारोबार उन्होंने जिम्मेदारी ले ली है कि एक बहुत बड़ा चुनावी रैली यहाँ पर की जाए। आप देख रहे हैं मंच कितने सुंदर तरह से सजा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब जब लोग यहाँ पर आएंगे, जो लोग यहाँ आएंगे वो लोग सब स्थानीय होंगे। आरोप ये लग रहा है कि जब ममता दीदी ने रैली किया था तो आसपास के 5 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, लेकिन यहाँ पर सब स्थानीय। आप लोग सब यहीं नंदीग्राम के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं के सब यहीं पे रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं। अब ये मेरे साथ जो हैं ये अमित बेहरा हैं। अमित बेहरा का एक इतिहास है। इतिहास यहाँ नंदीग्राम के उस वायलेंस का जहाँ इन्होंने अपने ग्रैंडफादर को खोया था। आदित्य बेहरा जी थे वो। हाँ, आप जरा बताएंगे हमारे दर्शकों को, लाइव हैं, कौन थे आदित्य बेहरा, क्या हुआ था? वो सूबेदार मेजर के, बीएसएफ के सूबेदार मेजर थे जी। वो यहाँ पे आंदोलन में लग गए थे, जहाँ भूमि उच्छेद प्रतिरोध कमेटी का जो आंदोलन है वहाँ पे लगे थे। हाँ, तो उनको शहीद हो गए वो। उनका तो अभी तक आता पता नहीं। हाँ। उनका डेड बॉडी भी अभी तक नहीं मिला। डेड बॉडी नहीं मिला है अभी तक? नहीं। आज सब बोल रहे हैं कि हो रहा है। हाँ, 13 साल हो रहा है। हाँ, अभी तक नहीं मिला। हाँ। तो ममता दीदी तो आज तक 10 साल हो गए। हाँ। वो तो अभी हम लोग पूछता ही नहीं है। हम लोग कैसे है या नहीं, हम लोग मिलने नहीं आते हैं। हाँ, हम लोग जो वादा किया था नौकरी देगा, हाँ, और कुछ जो वादा किए थे वो अभी तक नहीं पूरा हुआ है। पूरा नहीं हुआ है? नहीं। शुवेंदु दा आपके लिए क्या किए? शुवेंदु दा हमारे साथ हमेशा से थे। हमेशा से थे? हर मुसीबत में हमारा साथ दिए। कोई भी मुसीबत हो उनको फोन करेंगे तो वो हमारे पास मदद पहुंचा देते हैं। अच्छा, आप हिंदी बोलते हैं थोड़ा? नहीं, बांग्ला बोलते हैं? हाँ, आप भी नंदीग्राम के हैं? हाँ, यहाँ का रहने वाला हूँ। शुवेंदु दा क्या किया है आपके लिए? अच्छा काम किया है? हाँ, बहुत अच्छा काम किया और करने वाला भी है। हाँ। यहाँ पे चुनाव लड़ रहा है। हाँ। यहाँ पे हम सब उनको जिताएंगे। आप लोग जिताएंगे? हाँ, जरूर। सारे जरूर मिलके जिताएंगे। सारे मिलके सारे आदमी मिलके जिताएंगे। सारे आदमी जिताएंगे। हाँ। खेला होवे कि खेला शेष? खेला होवे कि खेला शेष? विकास होगा, विकास होगा। विकास होगा। खेल खत्म हो गया, अभी विकास होगा, उन्नयन होगा। हाँ। अच्छा, हम लोग विकास करेंगे। आप लोग विकास करेंगे। खेला शेष हो गया, विकास हो गए। अमित शाह जी बोल रहे हैं, जरा जल्दी से सुनते हैं वो क्या कह रहे हैं चुनावी रैली में। देश के गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं बनाई, 115 स्कीमें बनाई। मोदी जी 115 स्कीम लेकर आए हैं और दीदी 115 स्कैम लेकर, कौभांड लेकर आई। अब आपको तय करना है, स्कीम चाहिए या स्कैम चाहिए। अगर स्कीम चाहिए तो मोदी जी को वोट देना है, स्कैम चाहिए तो तृणमूल की निकम्मा सरकार को। बताओ भाई किसको वोट दोगे? मोदी जी को वोट दोगे ना? हाथ
गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर, 2.5 करोड़ से गरीब लोगों को रहने का घर, 10 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में टॉयलेट बनाने का काम, 11 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाया और 60 करोड़ गरीबों के घर में स्वास्थ्य का बीमा पहुंचाया। हमारे दीदी जो है स्वास्थ्य का 5 लाख रुपया आपके घर में नहीं पहुंचने देगी। उसको डर है, उसको डर है कि रुपया पहुंच गया तो मोदी जी लोकप्रिय हो जाएंगे। अरे दीदी कब तक रोकोगी? मैं मेरे पुरोलिया के भाइयों बहनों को कहने आया हूं, 2 मई को दीदी को हटा दीजिए, 3 मई से हर गरीब को 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य का पूरा खर्चा ये भारत। भगवान राम से भी चिढ़ने लग गई है। अब वो कहती है कि जय श्री राम नहीं बोला जाना चाहिए। ममता दीदी को मालूम होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी एक सरकार थी, वह भी जय श्री राम के नारे को बैन करना चाहती थी। उत्तर प्रदेश की जनता ने उस पार्टी की जवान को बंद कर दिया है और आज उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जब भी श्री राम के जय जयकार करने पे कोई सरकार रोक लगाएगी तो जनता भाजपा को फिर सत्ता में लेकर के आएगी। और यही तो हम कहने के लिए आए हैं। बंगाल के अंदर हर एक ओर से एक ही आवाज आ रही है और वह आवाज है कि भाजपा भाजपा भाजपा। क्या बंगाल की हवा बदल रही है? मैं इनसे पूछता हूं। अमित सिंह बांकुड़ा से जुड़ रहे हैं हमारे साथ, लेकिन जल्दी यहाँ पर लोगों से पूछता हूँ, बंगाल में हवा बदल रही है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बदल रहा है। बदल रहा है? हाँ बदल रहा है। आपको क्या लगता है? आप क्या कह रहे हैं? हवा बदल रहा है। बदल गया। बीजेपी सरकार, बीजेपी सरकार आएगा। क्या आपको लगता है कि जो नंदीग्राम जीतेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा? हाँ। मुख्यमंत्री उसी पार्टी का होगा? उसी पार्टी। कौन जीतेगा नंदीग्राम? शुभेंद्र अधिकारी। कितना वोट से जीतोगे? 50,000 वोट जितना 50,000 वोट में जिताएंगे। वोट से जिताएंगे आप लोग। देखिए यहाँ नंदीग्राम में अमित सिंह, यहाँ पर शुभेंदु अधिकारी के सारे जो फॉलोअर्स हैं उनके कहते हैं 50,000 वोट से जिताएंगे। अमित शाह बांकुड़ा में है, राजनाथ सिंह बांकुड़ा में पहुंचने वाले हैं। बीजेपी पूरा दमखम लगा रहा है आज। अमित बताइए। जी हाँ, बिल्कुल पूरा दमखम लगा रहे हैं। और जो आपका सवाल था वहाँ नंदीग्राम के लोगों से कि क्या हवा बदल रही है, तो हवा बदल रही है कि नहीं, ये तस्वीरें हर एक चीज़ बयां कर रही है। दोनों रैली अगर हम कंपेयर कर ले, ममता बनर्जी की रैली और अभिषेक बनर्जी की रैली और उस रैली के साथ दूसरी रैली अगर हम कंपेयर करें जो बीजेपी का हो रहा है, जैसे आज मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो था, मेगा रोड शो बांकुड़ा में। और इस रोड शो में आप देखें कि मिथुन चक्रवर्ती को देखने के लिए सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों की तादाद में, सैकड़ों भी कहना गलत होगा, हजारों की तादाद में जो है लोग खड़े थे। हजारों की तादाद में एक झलक मिथुन चक्रवर्ती का पाना चाहते थे। वहां केवल बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं थे, बीजेपी के कार्यकर्ता के अलावा स्थानीय लोग और दूसरे पार्टी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और ये 7 किलोमीटर का जो रोड शो था उसको सफर करने में मिथुन चक्रवर्ती को 1 घंटे से भी ज्यादा समय लगा। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं, जो आपका शुरुआत में सवाल था कि हवा बदल रही है कि नहीं, तस्वीरें हर एक चीज बयां कर रही है। और उसी तरीके से राजनाथ सिंह की रैली में भी बांकुड़ा में भीड़ है, अमित शाह की रैली में भी इसी तरीके से भीड़ है। और ये फर्स्ट फेज का यहाँ पर इलेक्शन है। फर्स्ट के इलेक्शन से ठीक आज खत्म हो रहा है और मिथुन चक्रवर्ती ग्राउंड पर उतरे हैं। और जिस तरीके से बांकुड़ा में लगातार मिथुन चक्रवर्ती ने रोड शो किया है वो सब कुछ दर्शाता है। तो महागुरु भी उतर गए चुनावी रण में। महागुरु ने भी आज रोड शो किया बांकुड़ा में। महागुरु ने बाद में, उसके बाद महागुरु मिथुन दा को मैं कह रहा हूं क्योंकि उनको सब लोग यहाँ बंगाल में महागुरु के नाम से जानते हैं। उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है और भी रैली करेंगे। 27 मार्च को जो पहला चरण वोटिंग है उसके लिए आज आखिरी दिन है कैंपेनिंग का, इसीलिए वहां बांकुड़ा में उन्होंने रैली की। उसके अलावा अब वो पुरुलिया, पश्चिमी मेदिनीपुर, झारग्राम में भी रोड शो करेंगे। अब सालतोरा में 27 मार्च को पहले चरण में चुनाव है, इसलिए वहां का रोड शो अमित सिंह कह रहे हैं 7 किलोमीटर के रास्ते को तय करने के लिए उनको बहुत समय लग गया क्योंकि भीड़ इतनी वहां जमा हो गई। मिथुन दा क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मिथुन चक्रवर्ती। दादा, आज से इलेक्शन कैंपेन की शुरुआत कर दिया है आप। मेगा रोड शो जिस तरीके से टीएमसी ने आरोप लगाया था
कहा था ओल्ड मैन एक मेगा रोड शो। आप जिसको जो बोलना है बोलो, हमारा एक ही मकसद है, गरीबों को हक दिलाना और इज्जत से हक दिलाना। ये जो लोग दे रहे हो ना, इनको हक दिलाना मुझे, बस और कुछ नहीं। अमित सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, और भी लोग हमारे साथ यहाँ जुड़ गए। बोलिए, क्या कह रहे थे आप? बोलिए, इस बार क्या शुभेंदुदा जीतेंगे? जीतेंगे। हाँ। क्यों जीतेंगे? क्या किया शुभेंदुदा ने? शुभेंदु का अभी तक तो हम लोग का साथ है। हाँ। हर टाइम हम लोग जो विपद में पड़ रहा है, उसी टाइम वो लोग आके हम लोग का समाधान कर रहा है। समाधान किया है। बारी बारी जाके अभाव अभियोग देख रहा है। देख के उन्हीं हम लोग। अच्छा, एक बात बताइए, शुभेंदुदा ने तृणमूल छोड़ के ठीक किया? ठीक किया। क्यों ठीक किया? बोलिए। वो सही आदमी है, इसीलिए उसको दल में नहीं रखा। अदालत करने वाला मानुष का सेवा सबसे प्रधान है। सबसे प्रधान है। सबसे प्रधान है। तो मनुष्य का सेवा करते हैं वो यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर नंदीग्राम से जरूर करते हैं। नंदीग्राम से जरूर करते हैं। अच्छा, दीदी को कोई वोट देगा यहाँ? नहीं, दीदी को कोई नहीं चाहिए। नंदीग्राम दीदी नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? वो बहुत गलत काम करता है। नौटंकी करता है, बहुत नौटंकी करता है दीदी। वो नौटंकी करता है, उसका खेल खत्म हो गया। नंदीग्राम का मालूम। ये अपाहिज आदमी है, इसको कुछ नहीं मिला अभी तक। আমার নাম গৌরী ভূঁয়া। আমি একজন প্রতিবন্ধী। আমি 10 বছর টিএমসিতে থেকেও আমার কোনো সুযোগ সুবিধা পাইনি। আমাকে অনেক ভরসা দিয়েছে, আশা দিয়েছে, সব কিছু দিয়েও আজ পর্যন্ত আমাকে কিছু করে দেয়নি। ठीक है, तो यहाँ के लोग ये कह रहे हैं कि ये क्या, यहाँ तक लोगों ने कहा है, यहाँ के लोग अब कह रहे हैं कि जब तक 10 साल तक हमारी कोई शुद्ध खबर नहीं ली गई, यहाँ पर सिर्फ हमारे लिए शुभेंदु अधिकारी थे। अब अमित सिंह, आप बताइए, मिथुनदा कह रहे हैं कि और भी रोड शो करेंगे। मिथुनदा से आपने बात की, आपने कहा वहाँ पर भी बहुत बड़ा अंबार निकला लोगों का मिथुनदा का स्वागत करने के लिए। अब इससे पहले अखाड़ा में एक और खबर आ रही है। बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने ट्वीट करके आरोप लगाया है तृणमूल कांग्रेस के नेता, क्योंकि उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस के नेता ने एक बहुत ही विवादास्पद बयान दिया है। अमित मालवीय ने इससे जुड़ा एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें तृणमूल नेता शेख आलम ये कहते हुए दिख रहे हैं कि अगर 30% मुसलमान एक साथ आ जाएं तो नया पाकिस्तान बना सकते हैं। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে নিয়ে একদিক করে দেওয়া হয়, 4 পাকিস্তান তৈরি হবে। बीजेपी के अमित मालवीय हमारे साथ हैं। अमित मालवीय, नमस्ते। आनंद नरसिम्हन बोल रहा हूं, मैं यहाँ नंदीग्राम में हूं। यहाँ लोग कह रहे हैं कि जीतेंगे तो शुभेंदु अधिकारी, लेकिन आपने जो आरोप लगाया है ट्वीट करके, आप ये आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस के शेख आलम ने ये कहा है कि 30% मुसलमान अगर जुड़ जाएं तो फिर नया पाकिस्तान बना देंगे। देखिए, नंदीग्राम में तो शर्तिया भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और वहां से भाजपा के प्रत्याशी शुभेंदु अधिकारी ही जीतेंगे। जहां तक इस वीडियो का सवाल है, टीएमसी के एक नेता हैं शेख आलम, इन्होंने कल बीरभूम असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाषण देते हुए कहा कि अगर हिंदुस्तान के 30% मुसलमान एक हो जाएं तो 4 नए पाकिस्तान बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार के विवादास्पद, उत्तेजक और ध्रुवीकरण करने वाले बयान टीएमसी के नेता लगातार यहाँ दे रहे हैं। शेख आलम ममता बनर्जी का पोस्टर लेके खड़े हैं, तो स्वाभाविक की रूप से वो ममता बनर्जी को अपना नेता मानते हैं। हमारा सवाल ममता बनर्जी से है कि क्या सेक्युलरिज्म के नाम पर मुस्लिम ध्रुवीकरण की राजनीति टीएमसी कर रही है, और क्या मुस्लिम वोट बैंक को अपनी तरफ रिझाने के लिए इस प्रकार के बयान उनके नेताओं से दिलवाए जा रहे हैं? क्या हिंदुस्तान को तोड़ने की साजिश करी जा रही है बंगाल इलेक्शन में, और क्या ममता बनर्जी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं? अमित मालवीय जी, लेकिन आरोप तो बीजेपी पर लग रहा है कि बीजेपी तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, बीजेपी 70-30 कह रही है, आप कह रहे हैं तृणमूल कर रहा है। देखिए, ये तो जनता तय करेगी चुनाव में कि ध्रुवीकरण की राजनीति किसने करी। पिछले 10 सालों में बंगाल की जनता को दुर्गा पूजा विसर्जन करने के लिए कोर्ट में जाना पड़ता था, क्योंकि ममता बनर्जी मुहर्रम को ज्यादा आगे रखती थी। उसी प्रकार से सरस्वती वंदना रोक दी गई, उर्दू में शिक्षा दिलाई जाने लगी और बांग्ला को पीछे छोड़ दिया गया। इस प्रकार के ध्रुवीकरण की राजनीति, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी पिछले 10 सालों से करती आई है, और जनता उसका जवाब इस चुनाव में देगी। लेकिन जिस प्रकार के बयान आज टीएमसी नेताओं की तरफ से आ रहे हैं, ये चिंताजनक है। ये हमको
उत्तेजना फैलाने वाले बयान है और समाज में द्वेष पैदा हो ऐसे बयान है। ईसी को इसका संज्ञान लेना चाहिए। तो क्या आप चुनाव आयोग से इस पर कंप्लेंट करेंगे शेख आलम के बयान पर? जरूर कंप्लेन करी जाएगी और ईसी को इस प्रकार के सभी बयानों पर ध्यान देना चाहिए और ऐसे नेताओं को रोकना चाहिए और ममता बनर्जी से इस पर स्पष्टीकरण मांगना चाहिए। अमित मालवीय जी, हमसे बात करने के लिए धन्यवाद। खबर में आगे बढ़े इससे पहले आइए शेख आलम ने क्या कहा एक बार आपको फिर से सुना देते हैं। আমরা যদি 30% লোককে সারা ভারতবর্ষের 30% লোককে যদি একদিক করে দেওয়া হয় 4-4টা পাকিস্তান তৈরি হবে। तो अब तुष्टिकरण का आरोप लग गया है तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख आलम पर और उनके विवादास्पद बयान पर बीजेपी के अमित मालवीय ने उसे ट्वीट कर सवाल भी उठाया है। अमित सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या इस तरह की तुष्टिकरण की बात हो रही है? नंदीग्राम में भी मैं देख रहा हूं कि आरोप हर रोज लग रहे हैं कि एक समुदाय जो है दूसरे समुदाय पर आघात करने की कोशिश कर रहा है। आरोप ये लग रहे हैं कि जानबूझकर यहाँ पर एक तरह का व्यवधान पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक तरह का वैमनस्य, जिस तरह से कि माहौल ऐसा हो जाए कि कुछ ना कुछ लड़ाई हो जाए, इस तरह की बातें हो रही हैं। लेकिन क्या आपको लगता है ग्राउंड पर इस तरह की बयानबाजी हो रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरीके से अमित मालवीय ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके आरोप लगाया है ममता बनर्जी और उनके उम्मीदवार पर कि इस तरीके से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है और प्रधानमंत्री भी अपने रैलियों में, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, वो लगातार अपनी रैलियों में वो कहते रहे हैं तुष्टीकरण की राजनीति को बंद करना होगा। और जाहिर तौर पर जब ये वीडियो सामने आया है तो अब इस वीडियो को लेकर बीजेपी चुनाव आयोग जाएगी। और देखिए, इससे पहले मैं नंदीग्राम में था। नंदीग्राम में जब लोगों से मैं बातचीत करता था आनंद, तो नंदीग्राम के लोग स्पष्ट तौर पे कहते थे कि उन्हें शांति चाहिए, उन्हें हिंसा नहीं चाहिए और इसी वजह से वो बोल रहे थे कि वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से उनके इलाके में चुनाव हो जाए। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें पसंद कौन है, दीदी या दादा? तो दीदी यहाँ पर ममता बनर्जी हुई और दादा शुभेंदु अधिकारी। तो अधिकांश लोग जो जिनसे हमारी बातचीत होती थी उनका कहना था कि जो दादा है उनके पास आते थे, उनके बीच में आते थे। और खास तौर से अगर हम उन 14 परिवारों की बात करें, वो 14 परिवार जो 2007 में अब जिस तरीके से नंदीग्राम आंदोलन हुआ था और नंदीग्राम आंदोलन के बाद ममता बनर्जी विपक्ष की नेता के तौर पर स्वीकार की गई थी, पहली बार 2011 में वो मुख्यमंत्री बनी थी। वो जो 14 परिवार कुछ दिन पहले उन परिवारों के साथ साथ मैंने अभी अमित बेहरा से भी बात की यहाँ। अमित, जो कि अमित बेहरा जो है आदित्य बेहरा के पोते हैं। आदित्य बेहरा बीएसएफ के एक जवान थे जो कि यहाँ पर गायब हो गए थे और कह रहे हैं कि आज 13 साल हो गए उनके गायब हुए और आज तक उनका शव नहीं मिला है और कुछ भी कोई सुध नहीं पूछी गई है तृणमूल कांग्रेस द्वारा, ना ही ममता बनर्जी द्वारा। यही बात वो कह रहे हैं कि मुझे हम लोग को यहाँ पर छोड़ दिया गया। किसी ने अगर हमारी सुध पूछी, हमारा हालचाल पूछा, हमारा कुछ भला किया, वो शुभेंदु अधिकारी हैं जो कि उन्होंने अपने निजी स्तर पर, अपने पर्सनल स्तर पर किया। देखिए, यहाँ पीछे महिलाएं भी जुड़ रही हैं। सबसे बड़ा आरोप यहाँ पर यह लग रहा था कि ममता बनर्जी के रैली में आसपास के डिस्ट्रिक्ट से कम 5 डिस्ट्रिक्ट से लोग आए थे, लेकिन आज यहाँ पर ये जो जन रैली हो रही है नंदीग्राम विधानसभा में, सभी लोग जो यहाँ उपस्थित होंगे वो सब स्थानीय हैं, कोई भी बाहर का नहीं है। ये अब की बार बीजेपी का दावा है, यहाँ के ऑर्गेनाइजर्स का दावा है, शुभेंदु अधिकारी के लॉयलिस्ट का दावा है। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, अखाड़ा में खबर आगे बढ़ाते हैं। शरद पवार एनसीपी के जो पेट्रन हैं वो भी अब बंगाल में ममता बनर्जी के लिए प्रचार करेंगे। खबर आ रही है कि 1 अप्रैल से 3 अप्रैल तक पवार साहब बंगाल में होंगे, जहां वो ममता बनर्जी के समर्थन में भी रैली और प्रचार करेंगे। नवाब मलिक ने इसकी पुष्टि की है। जिस तरीके से शरद पवार साहब 3 दिन के लिए पश्चिम बंगाल दौरे पर जा रहे हैं ममता बनर्जी के लिए, इसकी किस तरीके से प्लानिंग है और खास करके एनसीपी किस तरीके से बीजेपी को वहाँ ना सत्ता में आए इसके लिए कोशिश कर रही है और सपोर्ट कर रही है? देखिए, ममता दीदी की कई बार पवार साहब से बात हुई, बहुत पहले ही पवार साहब बंगाल जाने वाले थे। अब चुनाव है तो कहीं ना कहीं पवार साहब को बुलाया भी जा रहा है। कांग्रेस के लोगों का कहना था कि पवार साहब ना जाए, लेकिन हमारी भूमिका स्पष्ट है, जो भारतीय जनता पार्टी को हराएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। वहां पर महाराष्ट्र में ही एनसीपी की परेशानियां बढ़ी हुई है, बंगाल में आकर क्या मदद कर सकेंगे? आइए अरुण सिंह से पूछते हैं। अरुण, एनसीपी के आने से, आरजेडी के आने से, समाजवादी पार्टी के आने से क्या ममता दीदी की नैया संभल जाएगी? कैसा लग रहा है माहौल? कहां पर हैं आप?
देखिए आनंद, मैं तो कोलकाता में हूँ और शरद पवार ने जो घोषणा की है कि वो प्रचार करने पश्चिम बंगाल आएंगे, ये पहली बार नहीं है। तेजस्वी यादव भी यहाँ पर आ चुके हैं, उन्होंने भी ममता बनर्जी को समर्थन का ऐलान कर दिया। एक समय समाजवादी पार्टी की थोड़ी अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर वोटर हुआ करते थे, तो अखिलेश यादव ने भी आकर के ममता बनर्जी को समर्थन देने की घोषणा कर दी। कांग्रेस भी चुनाव लड़ रही है, सिर्फ कहने के लिए लड़ रही है। अगर मैं बताऊं अंदर खाने आपको, तो वो भी नहीं चाहती कि ममता बनर्जी ज़्यादा कमज़ोर हो और बीजेपी की यहाँ पर सरकार बने। तो अगर एक तरह से आप देखेंगे तो सारी जो पॉलिटिकल पार्टियां विपक्ष की सारी इकट्ठा हैं और वो ममता बनर्जी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। एक बड़े नेता ने कहा कि विपक्ष चाहता नहीं कि ममता बनर्जी डिस्टर्ब हो, और इसीलिए आप देखिए हैदराबाद के जो भाईजान हैं वो भी 5 से 10 सीट पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। यानी विपक्ष ये चाहता है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी को पूरी ताकत दी जाए, शरद पवार को यहाँ पर ला करके। लेकिन पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी विपक्ष है अरुण, पश्चिम बंगाल में तो बीजेपी विपक्ष है। ऐसा कैसे हो गया कि जो पहले आपस में एक दूसरे से लड़ते थे अब एकजुट हो गए हैं कि बीजेपी को बाहर रखें? यहाँ पर ऑल वर्सेस ममता होना चाहिए था, अब ऑल वर्सेस बीजेपी हो गया है। क्या ये सही है और इसका क्या परिणाम होगा? क्या वोटर इसे देख रहा है, समझ रही है और कैसे वो बटन दबाएगी, ये देखने वाली बात है। अखाड़ा में चुनाव पर, बंगाल पर बात जारी रहेगी, कोरोना पर भी हम बात करेंगे और महाराष्ट्र में जो बढ़ रही परेशानियां हैं उस पर भी हम जरा ध्यान देंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ।